हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और साथ में हम बात करेंगे उनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का भी। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड होता है। आपने देखा होगा या शायद आपने किया भी होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर है, उसे किसी टेबल पर डाल दीजिए। अब क्या कीजिए कि एक प्लास्टिक का स्केल ले लीजिए नॉर्मल सा, और उस स्केल को पास में ले आइए, जस्ट उसके ऊपर, पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर, लेकिन टच नहीं करना है। तो जैसे ही आप पास में लाएंगे तो आप देखेंगे कि पेपर इस स्केल के साथ ना तो अट्रैक्ट होता है ना तो रिपेल होता है, कुछ नहीं होता है, जो होना भी नहीं चाहिए था। बट इस स्केल को अगर आप रब करते हैं हेयर में, ड्राई हेयर में थोड़ी देर तक रब करते हैं और रब करने के बाद में फिर से रिपीट करेंगे, आप जैसे ही इस स्केल को इस पेपर के पास में लाएंगे, वेरी क्लोज टू इट, तो आप देखेंगे कि ये पेपर, जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर है, वो इस स्केल में अट्रैक्ट होने लगता है, चिपकने लगता है। और ये आप सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं कॉम्ब के साथ। इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक स्केल आप कॉम्ब लेकर के रब करके वो सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं, सेम इफेक्ट दिखेगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो काफ़ी कॉमन है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बलून है, उसमें आप एयर डाल दीजिए, उसको बांध दीजिए और उस बलून को किसी वॉल के कॉन्टैक्ट में लाइए और कॉन्टैक्ट में लाने के बाद में उसको बलून को छोड़ दीजिए, तो वो नीचे गिर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब क्या कीजिए कि उस बलून को फिर से हेयर के साथ, ड्राई हेयर के साथ रब कीजिए और रब करने के बाद में फिर से रिपीट कीजिए। इस बार फिर से वॉल के कांटेक्ट में लाइए बलून को और छोड़ेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इस बार बलून नीचे नहीं गिरता है, वॉल में चिपक के रह जाता है। ये दो एक्सपेरिमेंट काफ़ी कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिल्क का थ्रेड है और उससे हमने एक ग्लास का रॉड को हैंग कर रखा है। ये ग्लास का रॉड है जिसे हमने हैंग कर रखा है, राइट। और हमारे पास एक और ग्लास का रॉड है। जैसे मान लीजिए कि ये वाले ग्लास रॉड को हमने हैंग कर रखा है सिल्क के थ्रेड से, और एक और ग्लास का रॉड है। अगर ये ग्लास का रॉड का एक एंड को इस ग्लास के रॉड के एक एंड के पास में हम लाएंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी नहीं होता है। बट अब क्या करना है कि इस ग्लास का रॉड को एज वेल एज इस ग्लास का रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब कर दीजिए। इसको भी रब कर दीजिए, इसको भी रब कर दीजिए, और इस बार फिर से रिपीट कीजिए। आप किसी एक एंड को, इस रॉड का, ये वाले एंड को इस रॉड का किसी एक एंड के साथ, लेट से इस एंड के साथ पास में लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एंड रिपेल होने लगेगा, है ना। जैसे ही आप पास में लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये रिपेल हो रहा है। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप दूसरा काम करें, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास रॉड है जो आपने हैंग कर रखा है, बट ये वाला ग्लास रॉड नहीं लेकर के प्लास्टिक का रॉड ले लीजिए और इसे आप वुलन क्लॉथ से रब कर दीजिए और फिर पास लाइए किसी एक एंड के साथ पास में, तो आप देखेंगे कि इस बार ग्लास का रॉड अट्रैक्ट होता है। तो फर्स्ट टाइम आपने देखा कि जब ग्लास ग्लास है तो रिपेल हो रहा है, और जब दूसरी बार ये ग्लास का रॉड है और ये प्लास्टिक का रॉड है तो इस बार अट्रैक्ट हो रहा था। एंड नो डाउट कि हमने उसको रब कर रखा था। ग्लास रॉड को हमने रब किया था सिल्क के क्लॉथ के साथ और प्लास्टिक का रॉड को हमने रब किया था वुलन क्लॉथ के साथ। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, एंड देन ये सब चीज़ें हमें समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which gives rise to electric force between various objects। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैटर का जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, मैटर का, किसी भी मैटर का जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी मैटर का जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है ना। तो ये सब जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बिटवीन टू चार्जेस। दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, द स्मॉलेस्ट यूनिट of negative charge is the charge of electron।
नेगेटिव चार्ज का जो सबसे छोटा वैल्यू हो सकता है वो उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। उसे माइनस ई से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड सिमिलरली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का, किसी भी पॉजिटिव चार्ज का जो सबसे छोटा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है वो होता है उतना ही जितना कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। उसे प्लस ई से डिनोट करते हैं। सो इट इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड सेम है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बस एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, उल्टा क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं है कि प्रोटॉन नेगेटिव हो और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस कन्वेंशन है, स्टार्टिंग से मान रखा है। हालांकि उल्टा माना होता तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता, बट स्टार्टिंग से मान रखा है कि नेगेटिव चार्ज हम लेंगे इलेक्ट्रॉन को और पॉजिटिव चार्ज लेंगे प्रोटॉन को, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इससे छोटा चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है उससे छोटा चार्ज भी हो सकता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर उसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। क्वार्क होता है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फ्री एग्जिस्टेंस में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ लाइक चार्जेस repel each other. Whereas unlike charges attract each other. मतलब सेम नेचर का चार्ज हुआ, जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों रिपेल करेगा, दो प्रोटॉन्स दोनों रिपेल करेगा। सो लाइक चार्ज नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। बट अगर अनलाइक चार्ज हुआ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। बट दो बॉडीज चार्ज्ड है, वो हमें रिपल्सन से पता चलेगा। अगर दो पार्टिकल्स अगर रिपेल कर रहा है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों चार्ज्ड है। बट दो पार्टिकल्स अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि दोनों को दोनों चार्ज्ड है, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर एक न्यूट्रल पार्टिकल्स है जो कि वेरी लाइट है, न्यूट्रल बट वेरी लाइट, उसका मास बहुत कम है, एंड दूसरा पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अट्रैक्ट करेगा। सो पॉजिटिव पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन होगा, या फिर नेगेटिव पार्टिकल का न्यूट्रल पार्टिकल के साथ भी अट्रैक्शन होगा। ऐसा क्यों होगा ये हम बाद में बात करेंगे, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो दो पार्टिकल्स अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो इससे आप ये श्योर नहीं होंगे कि दोनों को दोनों चार्ज्ड है। हो सकता है दोनों को दोनों चार्ज्ड, या हो सकता है कि एक चार्ज्ड है और एक न्यूट्रल है तो अट्रैक्ट हो रहा है। बट दो पार्टिकल्स अगर रिपेल कर रहा है तो ये श्योर है कि दोनों को दोनों चार्ज होना पड़ेगा, तभी वो रिपेल कर रहा होगा। सो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहां तक क्लियर है? नाउ मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, न्यूट्रल का क्या मतलब है कि इसमें नेगेटिव चार्ज बिल्कुल नहीं है या फिर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं है? एक्चुअली न्यूट्रल का ये मतलब है कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट नेट चार्ज 0 हो जा रहा है। सो एक न्यूट्रल बॉडी पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, राइट? एक न्यूट्रल बॉडी पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, एंड इसका मास बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास होता है, तो इसका मास भी बढ़ जाएगा एज वेल एज ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो
तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हम इस पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे एंड पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए इस पे हम प्रोटॉन डालेंगे क्या? जी नहीं, प्रोटॉन आप नहीं डालेंगे, आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो ये पॉजिटिवली बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज इसको करने के लिए आप इस पे इलेक्ट्रॉन डालिए और पॉजिटिव चार्ज करने के लिए आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालिए। सो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, प्रोटॉन का नहीं हो रहा है। सो सॉलिड में हम प्रोटॉन को मूव नहीं करवा सकते, ऐड नहीं कर सकते हैं या उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू सॉलिड में। सो सॉलिड में हम इलेक्ट्रॉन को या तो डालेंगे या तो निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आप डालते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर आप उसमें से विड्रॉ करते हैं तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। सो ये तो हो गया कि कैसे हम नेगेटिवली चार्ज करेंगे, कैसे हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। अब हम बात करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। सो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। तो अब बात करते हैं कंडक्टर का एंड इंसुलेटर का। सो कंडक्टर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली फ्लो कर सकता है, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही आसानी से एक एटम से दूसरे एटम पे, दूसरे एटम से थर्ड एटम पे एंड सो ऑन मूव करता है, कर पाता है। सो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड वो ईजिली एक एटम से दूसरे एटम पे, दूसरे एटम से तीसरे एटम पे जा सकता है। सो अगर उस पर फोर्स लगता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस इलेक्ट्रॉन पे, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो बहुत ही आसानी से मूव कर सकता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हो पाता है। सो कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ईजिली एक एटम से दूसरे एटम पे होते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। जबकि इंसुलेटर जस्ट इसके उल्टा, जिसमें एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक एटम से दूसरे एटम पे ईजिली नहीं जा सकता है ना। सो दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है। और इसका बेसिक रीज़न क्या है वो हम ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे, ये आप सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड स्पेस भी होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम पे जाने के लिए। तो दूसरे एटम में स्पेस होना चाहिए ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को ले पाए। फिर ये एटम सेकेंड एटम से थर्ड एटम में जब जाएगा तो स्पेस होना चाहिए उस एटम में ताकि वो उसको ले पाए। तो एक तो है कि स्पेस होना चाहिए एंड दूसरा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होना चाहिए। इसमें है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होते हैं या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं। एंड दूसरी बात है कि फिर स्पेस नहीं होता है। लाइक इस एटम से जब दूसरे एटम में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे स्पेस नहीं होता है। हायर वाले ऑर्बिट में जा सकता है लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ठीक है, ये भी कंडक्ट करने लगेगा। सो जो इंसुलेटर है वो भी कंडक्टर जैसा बिहेव कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, बट एट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस या बहुत हाई एनर्जी जब आप देंगे तो। वैसे हम ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल बस इतना ही कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाता है, कंडक्ट कर पाता है ये इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इंसुलेटर में नहीं कर पाता है। सो एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। अपार्ट फ्रॉम दिस टू एक होता है सेमीकंडक्टर, जो डेफिनेटली आप सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये सबको भी आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। एक और बात बता दूं कि कंडक्टर में, ये कंडक्टर था, कंडक्टर, और ये है इंसुलेटर। एक और बात बता दूं कि जैसे कंडक्टर में अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 30,000 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप डालेंगे कहीं पे, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स सभी जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा अगर ये स्फेरिकल हुआ तो। और अगर दूसरा शेप है तो ठीक है, यूनिफॉर्मली नहीं होगा, कॉर्नर्स पे कुछ डिफरेंस हो सकता है। एनीवे कंडक्टर में जब आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है, राइट। और इंसुलेटर में जब आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं किसी पॉइंट पे, मान लीजिए कि इसमें भी हम 30,000 इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं, तो इसमें आप जहाँ डालेंगे वही रहेगा, ये पूरे में स्प्रेड नहीं होगा। सो ये भी एक डिफरेंस है कंडक्टर में और इंसुलेटर में, ठीक है। अब चार्ज का बात कर लेते हैं, चार्ज का यूनिट का बात कर लेते हैं। चार्ज का तो हमने बात किया, चार्ज का यूनिट का बात करते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, वैसे चार्ज स्केलर होता है, चार्ज इज स्केलर, है ना। तो चार्ज को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो आपने पढ़ा भी होगा स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है क्लास लेवल में। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट
इसका एसआई यूनिट है कूलम, राइट। और सीजीएस यूनिट स्टार्ट कूलम। या फिर ईएसयू भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सो एसआई यूनिट है कूलम और सीजीएस यूनिट है स्टार्ट कूलम। दोनों के बीच में रिलेशन है 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टार्ट कूलम। सो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये हो गया यूनिट। अब हम बात करेंगे चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का। सो आइए स्टार्ट करते हैं उसको भी, इसको मैं रब कर लेता हूँ। सो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहला हम बात करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईच चार्ज। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एक न्यूट्रल बॉडी है, और इस पे किसी ने डाला 3E, किसी ने डाला इस पे 5E और किसी ने इस पे डाला 1E। तो इस पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा दैट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। सो 1E प्लस 3E प्लस 5E। सो दिस इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बहुत ही आसान है। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्जेस जो हमने उस पर डाला है। बट अगर किसी ने ये 1E यहाँ पे E डाला होता, यहाँ पे 3E, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑफ 5E डाला होता, तो हम इस माइनस साइन को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो माइनस साइन को ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस 5E बनता, राइट। सो दो पॉजिटिव चार्ज डाला है, एक नेगेटिव चार्ज डाला है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे एल्जेब्रिक एडिशन विद द साइन को रखेंगे हम। या फिर मान लीजिए कि आपके पास एक आइसोलेटेड सा स्पेस है, एक बॉक्स है आइसोलेटेड सा, इसमें आपने फिर सिमिलरली किसी ने डाला 10E, किसी ने डाला 20E और किसी ने डाला -5E। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड दिस बॉक्स होगा 20 + 10, 20 + 10 30 -5 25। सो 25E होगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, Q net. So this is additivity of charge. Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 and so on. और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको माइनस साइन को आप रखेंगे। सो दिस इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस ये कहना चाह रहा है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो आप उस पर कितना भी चार्ज डाल दो, लेकिन उस पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पे या तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला होगा तो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना, माइनस ऑफ। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाला होगा तो वो ये हो जाएगा 10 इंटू 2, 3 इलेक्ट्रॉन डाला होगा तो ये बनेगा इंटू 3। अगर आपने 35 इलेक्ट्रॉन्स डाला होगा तो ये बनेगा इंटू 35। सो इस पे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने डाला है। सो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, लाइक अगर एक चार्ज डाला है तो आपका ये नंबर आया, 2 चार्जेस डाला तो आपका आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 2 चार्जेस डाला तो 3 डाला तो 4.8
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, अगर आपने 3 चार्ज डाला तो। सो या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, या तो दिस होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दिस होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो दिस होगा। बट इन बिटवीन दिस टू, जैसे मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे 3.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो 3.2 होगा या तो 4.8 होगा, क्योंकि या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है, 2.8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है ना। सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज जितना होगा दैट इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन जितना होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी रूम में 10 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 5.2 नहीं हो सकता है, राइट, 5.8 नहीं हो सकता है। सो किसी भी रूम में 6 पीपल हो सकता है, 7, 9, 10, 20, 30 ऐसा कुछ हो सकता है, बट डेसिमल में नहीं होगा। सो सिमिलरली क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, उससे छोटा चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एनी। बहुत ही सिंपल सा ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि क्या हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कभी किसी केस में इग्नोर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं हम, अगर बहुत लार्ज स्केल में बात कर रहे हैं तो, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो जब छोटे नंबर्स में आप बात कर रहे हैं तो आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, उस डिफरेंस को, उसके बीच वाले जो नंबर है वो उसको आप कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वो गलत होगा। बट अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज है तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है तो उस केस में हम इग्नोर कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, हालांकि वो भी गलत होगा बट हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस वाज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड का बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो कमेगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 3 बॉडीज हैं, एक और एक और। इस पे मान लीजिए चार्ज है, एंड इफ दे आर आइडेंटिकल इन साइज एंड सेम मटेरियल का बना हुआ है एंड दे आर कंडक्टर, तो इस पे मान लीजिए कि चार्ज है 100 E, या फिर ठीक है चलिए 100 E इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, माइनस ऑफ 100 E, और इस पे है आपका 50 माइनस ऑफ 50 E, और इस पे है 30, राइट। सो ये आइसोलेटेड सिस्टम में द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? 100, 50 प्लस 30, 180, राइट। एंड अगर ये तीनों को हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो तीनों को जब हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो पॉसिबल है कि कुछ चार्ज इसका इसमें चला जाए या इसका इसमें चला जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होना पॉसिबल है, क्योंकि कंडक्टर है तो एक दूसरे से जा सकता है। एंड सिंस आइडेंटिकल मटेरियल है, सेम साइज है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फाइनली चार्ज जो होगा वो हो जाएगा शायद तीनों पे आ जाएंगे, टोटल 180 आ रहा था तो 60 60 60 आ जाएगा, तो इस पे आ जाएगा 60, इस पे आ जाएगा 60, इस पे आ जाएगा 60। सो इवन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक से दूसरे में जा रहा है, बट देन ऑल्सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द बॉक्स सेम रहेगा। पहले भी था 180, अभी भी होगा 180। सो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ना तो वो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा। सो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा नहीं कि कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, कम गया, 180 चार्ज था टोटल तीनों को मिला करके, तो कम गया वैसा नहीं है, या फिर इंक्रीज हो गया वैसा नहीं है। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं नेट चार्ज, क्यू नेट चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि बीटा डीके में रेडियो एक्टिविटी में हम बात करेंगे कि न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है और बनता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये न्यूट्रल था, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ऑल्दो ये न्यूट्रल था बट इससे जब स्प्लिट हुआ तो चार्जेस हमें मिला, बट नेट चार्ज फिर भी 0 रहेगा। सो नेट चार्ज कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। चार्ज जब भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो पेयर में हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो रहा है, सो दैट नेट चार्ज 0 रहेगा। सो नेट चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो बस यही था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत ही आसान था।
एक और बात करते हैं, ये जो चार्ज होता है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, किसी भी पार्टिकल पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो उतना ही रहेगा जितना कि रेस्ट पे था। अगर वो इवन दो वो मोशन में आ जाता है, देन ऑल्सो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चार्ज इन मोशन इज इक्वल टू चार्ज एट रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है रेस्ट पे, अगर वो मोशन में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो भी उसका चार्ज उतना ही रहेगा। सो जितना चार्ज मोशन में रहेगा उतना ही चार्ज रेस्ट पे रहेगा। मतलब अगर उसको आप सर्टेन वेलोसिटी से मूव भी करवाते हो किसी भी चार्ज पार्टिकल को, तो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का वैल्यू ना तो कमेगा ना तो बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको सोच रहे हो कि ये तो होना ही था, तो मास में ऐसा नहीं होता है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला m इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता है मास भी बढ़ता है। दिस वाज द रेस्ट मास, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो देखोगे कि मास बढ़ता है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करवाते हैं हाई वेलोसिटी से, बट हाँ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी जो होगा वो सी के कंपैरेबल में होना चाहिए, है ना। सी से अगर बहुत छोटा होगा तो वो फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर एम इक्वल टू एम नॉट ही आ जाएगा। अगर वेलोसिटी बहुत छोटा हुआ तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अगर बहुत छोटा हुआ, सी के कंपैरिजन में बहुत छोटा हुआ, तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये जीरो आ जाएगा, तो फिर एम इक्वल टू एम नॉट ही आ जाएगा। बट अगर वेलोसिटी सी के कंपैरेबल में हुआ तो इन दैट केस मास बढ़ेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा मास बढ़ेगा। तो मास के केस में आप क्या देख रहे थे कि वेलोसिटी बढ़ रहा था तो मास भी बढ़ रहा था, लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, वैसा नहीं है। सो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। रिलेटिव वेलोसिटी पे वो डिपेंड वैसे नहीं करता है। वेल अब और हमें बात करना है इंडक्शन का। तो अब बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो जब दो सब्सटेंस को आप रब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ये है और एक ये है, तो जब आप एक दूसरे के साथ रब करते हैं, एक दूसरे के सरफेसेस को रब करते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एटम से बना हुआ है, और एटम में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, बहुत सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होता है यहाँ पे, राइट। तो जब आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, एक सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस में चला जाता है। अब किससे किस पे जाएगा, लाइक ग्लास से आपका सिल्क में जाएगा या सिल्क से ग्लास में जाएगा, वो डिपेंड करता है कि कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। वर्क फंक्शन का चक्कर है कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है या कम है। सो कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है उस पर वो डिपेंड करेगा। तो जब आप रब करते हैं तो हो सकता है कि इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जब आप कांटेक्ट में आएगा, तो जब दो सब्सटेंसेस कांटेक्ट में आएगा तो इनके दो एटम्स भी कांटेक्ट में आएंगे, तो वो पॉसिबल है कि इसका इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाए, राइट। क्योंकि जब आप रब करते हैं तो उससे हीट एनर्जी मिलता है, एक्सेस एनर्जी मिलता है, और जब उससे एनर्जी मिलता है तो वो एक एटम से दूसरे एटम पे भाग सकता है। तो जब आप रब करते हैं तो उसको हीट एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी की वजह से वो एक एटम से दूसरे एटम पे जा सकता है, और सिंस कांटेक्ट में है तो एक एटम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जा सकता है। तो दिस इज़ हाउ हम चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन। तो मान लीजिए कि अगर आपने रब किया है ग्लास को सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ, राइट, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। सो दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। सो किससे किस में जाएगा दैट विल डिपेंड टोटली कि कौन इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर सकता है। सिमिलरली जब हम ड्राई हेयर पे कॉम्ब रब करते हैं तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब में चला जाता है। सो क्योंकि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस पे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है,
और कॉम नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, राइट। नाउ थर्ड हमने बात किया था कि प्लास्टिक रॉड पे अगर हम वुलन क्लॉथ से रब करें तो इस केस में क्या होता है, वुलन क्लॉथ को अगर हम रब करते हैं प्लास्टिक रॉड पे, तो अगेन दिस टाइम इलेक्ट्रॉन्स वुलन क्लॉथ से प्लास्टिक रॉड में चला जाता है। सो दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। सो कौन जब आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों कर रहा है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि जब आप एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे रब करते हैं तो उसे हीट एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है, तो वो एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है, उसको एनर्जी मिल चुका है तो वो एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है, तो इसलिए मूवमेंट हो रहा है। लेकिन किससे किस पे जाएगा, दैट विल डिपेंड कि कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स जो हमने अभी बात किया था, जो हमने एक्सपेरिमेंट में बात किया था, तो इससे इसमें मोशन हो पा रहा है। नाउ हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन का। सो हमें बात करना है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो मान लीजिए कि आपके पास दो स्फेयर्स है ए एंड बी, तो दोनों को आप कांटेक्ट में ले आइए, दो स्फेयर्स को आप कांटेक्ट में ले आइए एंड सपोज ये इंसुलेटिंग रॉड है होल्ड करने के लिए, तो दोनों को आप कांटेक्ट में ले आइए। नेक्स्ट केस में आपको क्या करना है, हम बात कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन का, तो नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम पास में ले आएंगे। सो दोनों स्फेयर्स के पास, जैसे ये एक स्फेयर था और दोनों कांटेक्ट में है अभी भी ए एंड बी, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड आप पास में ले आइए, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ इस साइड आ जाएंगे, लेफ्ट साइड, एंड इस साइड ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव साइड बन जाएगा। एंड नो डाउट कि यहाँ पे रॉड है, अभी भी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। अब क्या कीजिए कि दोनों को सेपरेट कर दीजिए। सो ये रॉड अभी भी रहने देना है, ये रॉड अभी भी रहने दीजिए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एंड दोनों को स्लाइटली सेपरेट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेपरेट करेंगे, इसका जो नेगेटिव चार्जेस इस साइड था वो इस साइड रह जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्जेस इस साइड रह जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि ये रॉड को हटा दीजिए, अब इसका जो होती है इसके हटा दीजिए। तो जैसे ही आप हटाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा, जैसे ही आप हटाएंगे, सिंस अभी भी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो जैसे ही आप इसे हटाएंगे तो इस पे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज बन चुका है, ये पॉजिटिवली चार्ज बन चुका है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है चार्जेस, तो नेगेटिव चार्जेस इस साइड आ जाएगा, इस फेस की तरफ राइट साइड, और इसके पॉजिटिव चार्ज इस साइड हो जाएंगे, ठीक है। ये ए था और ये बी था, यहाँ भी ए बी। अब दोनों को फार अवे ले जाइए, एक दूसरे से काफ़ी दूर ले जाइए। तो जैसे ही आप एक दूसरे से काफ़ी दूर ले जाएंगे, स्फेयर ए को और स्फेयर बी को एक दूसरे से काफ़ी दूर ले जाएंगे आप, तो एक दूसरे पे फोर्सेस नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी दूर हो चुका है, तो ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। सो ये बन चुका है नेगेटिवली चार्ज और ये बन चुका है पॉजिटिवली चार्ज। सो इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं दो स्फेयर्स को बाय इंडक्शन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्जिंग अ स्फेयर विदाउट टचिंग इट। तो अब हम बात कर रहे हैं चार्जिंग अ स्फेयर विदाउट टचिंग इट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, और यहाँ इंसुलेटिंग रॉड है होल्ड करने के लिए, और मान लीजिए कि इसे हमें नेगेटिवली चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक पॉजिटिव रॉड लाएंगे। तो मान लीजिए कि पॉजिटिव रॉड है जो जस्ट इसके पास में लाया, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो जैसे यहाँ पास में लाएंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, एंड ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव साइड बन जाएगा इस साइड, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे वायर से कनेक्ट कर देना है अर्थ के साथ इस साइड में। तो नेक्स्ट स्टेप में ये रॉड रहने दीजिए, हटाना नहीं है अभी, और ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड था, इस साइड नेगेटिव चार्जेस थे और इस साइड पॉजिटिव चार्जेस थे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। आपको क्या करना है कि कंडक्टिंग वायर से
अर्थ के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ये अर्थ का सिंबल है। तो अर्थ क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो वो चार्ज ले भी सकता है और दे भी सकता है, राइट। और देन ऑल्सो अगर वो चार्ज लेता है देन ऑल्सो वो नेगेटिव नहीं बनेगा, और चार्ज अगर वो हमें दे देता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसको, देन ऑल्सो वो पॉजिटिव नहीं बनेगा। इनफैक्ट काफ़ी स्मॉल चेंजेस होगा क्योंकि उसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल डिफरेंस पड़ेगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि ओशन में से आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो तो ओशन में वाटर कमता नहीं है या बढ़ता नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो हाँ डिफरेंस आ रहा है, बट नेग्लिजिबल डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अर्थ में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो वो ईजिली हमें दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे इसके साथ, पोटेंशियल के चक्कर में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो पोटेंशियल चैप्टर में आप पढ़ेंगे, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में भाग जाएगा। बट पॉजिटिव चार्जेस भागेगा या नहीं भागेगा, इसको थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये आपका पॉजिटिव चार्जेस था रॉड, और ये था स्फेयर। तो हमने बात किया कि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं अर्थ के साथ, तो इधर वाले पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में भाग जाएगा और नेगेटिव चार्जेस रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज बाउंडेड विद दिस वन। ये पॉजिटिव रॉड इसको अट्रैक्ट कर रखा है तो इसको अर्थ में नहीं भागने देगा, और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है तो पॉजिटिव रिपेल करके उसको अर्थ में भगा देगा। बट हमने एक और बात किया था कि सॉलिड में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से होता है, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है सॉलिड में। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऐसे भागा नहीं होगा अर्थ में, इनफैक्ट उल्टा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आकर के इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आया होगा और इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्जेस गायब हो गया। अब क्या करना है, अभी भी इस रॉड को नहीं हटाना है, पहले इस वायर को हटाना है, क्योंकि रॉड को हटाएंगे तो फिर अगर आप पहले रॉड को हटा देंगे तो फिर ये नेगेटिव चार्ज भी अर्थ में भाग जाएगा, फिर तो फिर से वापस ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये रॉड को नहीं हटाना है, रॉड को आप रहने दीजिए, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को रहने दीजिए, अर्थिंग वाले वायर को हटा दीजिए, राइट, ये अर्थिंग वाले वायर को हटा दीजिए। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है वो अभी भी यही रहेगा, बाउंडेड विद दिस पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट कर रखा है उसको। अब नेक्स्ट स्टेप में इस रॉड को हटा दीजिए। तो जैसे ही आप इस रॉड को हटाएंगे तो ये पूरे में स्प्रेड हो जाएगा यूनिफॉर्मली, अगर ये स्फेयर है तो जैसे ही आप रॉड को हटाएंगे तो ये पूरे में स्प्रेड हो जाएगा। सो इस तरह से ये नेगेटिवली चार्ज स्फेयर बन गया। और अगर आपको ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर बनाना होता तो यहाँ पे आप नेगेटिव रॉड लाए होते। सो दिस वाज द इंडक्शन ऑफ अ स्फीयर विदाउट टचिंग इट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में।